बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड की जो मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। और हम देखेंगे कि इस मॉडिफाइड फॉर्म से एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड में क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो छोटी छोटी बातें ये याद रखें कि ये जो मॉडिफाइड एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड है, जिसे हम MAAD कहते हैं, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस की, ठीक है, वाजवाज ने, ठीक है। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है। अच्छा, जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसमें है क्या, जो आइडिया है वो क्या है। आइडिया ये है कि जो रिकर्सिव रिलेशन हम डिफ़ाइन करते हैं एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड में, ये उस रिकर्सिव रिलेशन में स्लाइट सी वेरिएशन हम करते हैं इस रिकर्सिव रिलेशन में। अच्छा, ये जो स्लाइट वेरिएशन होती है जो हम रिकर्सिव रिलेशंस के अंदर करते हैं, रिलेशन के अंदर जो हम डिफाइन करते हैं, ये होती तो बहुत कम है, ठीक है, बड़ी छोटी सी वेरिएशन होती है। मगर ये जो साइज ऑफ कैलकुलेशन है उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर देती है, ठीक है। और ये सारी बातें हम नोट करके एट दी एंड जब हम ये लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो मैंने कुछ नोट आपको नोट करवाने हैं, कुछ पॉइंट्स नोट कराने हैं, ये हम उस वक्त करेंगे, ठीक है। तो जो की आइडिया है वो क्या है, जो की आइडिया है वो क्या है, ठीक है। द मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन मेथड the modified decomposition method introduces a slight variation to the recursive relation, तो ये मॉडिफाइड एडोमियन डिकम्पोजिशन का आइडिया है कि जो रिकर्सिव रिलेशन हम डिफाइन करते हैं उसमें एक स्लाइट सी वेरिएशन करते हैं। अच्छा, ये वेरिएशन हम वो कब करते हैं, ठीक है, और ये ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्योंकि एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि मैं एब्स्ट्रैक्ट वे में एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं और वहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। की आइडियाज़ में मैंने चीज़ें ऐड करानी है, ठीक है, कि किस तरह से हम रिकर्सिव रिलेशन में वेरिएशन लाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल है कि एक PD है, ठीक है, u sub x प्लस u sub y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर y क्यूब प्लस 3x क्यूब y स्क्वायर, और साथ में एक कंडीशन दी हुई है कि u 0, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, सॉल्व द above PD, above first order PD by using modified एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक है। ये क्वेश्चन,
अच्छा जी, तो अब आपको पता है कि जो जो स्टैंडर्ड स्टेप है एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड के, वो हम सब जानते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ। अच्छा जी, तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो दी गई पीडी है, ये वाली पीडी, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? ऑपरेटर की फॉर्म में, ठीक है। तो एल सब एक्स प्लस, सॉरी यू भी है साथ में, यू प्लस एल सब वाई यू इज इक्वल टू 3x² वाई क्यूब प्लस 3x³ वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब एल एक्स का क्या मतलब है? एल एक्स हम डिफाइन करते हैं कि जी एल एक्स जो होगा वो हमारे पास होगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, यानी अ पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और एल सब वाई का मतलब क्या है कि जी पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। ये दो ऑपरेटर हमने डिफाइन किए हैं, पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, एक विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसीलिए हमने यहाँ एल एक्स लिखा हुआ है, एल वाई लिखा हुआ है। अच्छा, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे जब हम नॉन लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे कि हम इसे एल से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर होते हैं तो लीनियर एल से शुरू होता है, तो इसीलिए हम इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह नॉन लीनियर ऑपरेटर को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो भी हम चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि नॉन लीनियर को किस तरह से हम हैंडल करते हैं। बहरहाल, तो ये लीनियर हो गया जी। तो ये दो ऑपरेटर डिफाइन किए हमने। अब हमें इन्वर्स ऑपरेटर डिफाइन करना है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इन्वर्स ऑपरेटर आप डिफाइन तो दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे इन्वर्स ऑपरेटर बताएं, ठीक है, इसको अगर हम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का नाम, तो बताएं एल एक्स इनवर्स क्या होगा। इसका मतलब होगा जी एक इंटीग्रल डेफिनेट, कहाँ से कहाँ तक? 0 से शुरू होगा हमेशा, लोअर लिमिट। और चूंकि ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स है, यानी एक्स के लिहाज से ये हम डेरिवेटिव लेते हैं जब हम ये ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब यही है। तो हम ऊपर वाली जो लिमिट होगी वो हमेशा एक्स रखेंगे और साथ में डी एक्स। इस तरह एल वाई का जब हम इनवर्स डिफाइन करेंगे तो आएगा एल वाई इनवर्स, और लिमिट होगी 0 से y, अब डी वाई। तो मैंने एक बाकायदा एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद हो, कि जिसमें हमने ये कहा था कि हाउ टू सेलेक्ट ए इनवर्स ऑपरेटर, ठीक है। तो कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ इनवर्स ऑपरेटर पे एक वीडियो लेक्चर था। तो वो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखनी है, यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है। तो कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन इस वक्त दी हुई है कि यू, हमें पता है कि यू एक्स का भी फंक्शन है और वाई का भी फंक्शन है, ये बात हमें पता है, ठीक है। अब एक्स की जगह उसने क्या रखा हुआ है? 0। तो इसका मतलब है कंडीशन ये दी हुई है कि यू की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू 0 हो, वाई ही हो, तो ये 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन जो है ये डिफाइन की गई है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो चूंकि कंडीशन एक्स पे डिफाइन की गई है, लिहाजा हम जो ऑपरेटर यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, इनवर्स ऑपरेटर, ये वाला हम यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर कंडीशन वाई पर भी दी हुई होती, ठीक है, यानी एक्स पर भी है और वाई पर भी है, तो फिर आपकी मर्जी होती है कि आप कोई सा भी यूज कर लें, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम ये वाला इनवर्स ऑपरेटर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन कहाँ डिफाइन है? एक्स पर, ठीक है। तो अगर एट एक्स इज इक्वल टू 0 है, एट एक्स इज इक्वल टू 2, 3, एक्स की कोई भी वैल्यू पर डिफाइन है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। लेकिन कंडीशन चूंकि सिर्फ एक्स पे है, लिहाजा हम एल एक्स इन का जो इन्वर्स है ये यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये वाई पे भी डिफाइन हुई हुई होती तो फिर हम दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ये तो यूज़ ही नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 पे हम इनवर्स ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये एल एक्स यू एल वाई यू क्या बनता है देखते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा जी एल एक्स की ये आएगा एल एक्स इनवर्स, ये आएगा एल एक्स यू प्लस एल एक्स इनवर्स एल वाई यू इज इक्वल टू एल एक्स इनवर्स, और राइट हैंड साइड पे 3x² वाई क्यूब प्लस 3x³ वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी,
अब एक ख़ास बात ये है कि ये जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है, क्योंकि आप देखें ना ये जो टर्म है इसमें u भी नहीं है, ना तो u है, ना u का कोई डेरिवेटिव है, यानी ना u सब x है ना u y है, ना u का डेरिवेटिव मौजूद है ना u खुद मौजूद है। लिहाजा ऐसी टर्म को अगर आप लोगों को याद हो हम कहते थे सोर्स टर्म। सोर्स टर्म वो होती है जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, ये वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें ना हो। तो इस टर्म को अगर आप गौर से देखें तो इसमें सिर्फ एक्स वाई है, और एक्स वाई कौन सा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी टर्म जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसे हम सोर्स टर्म कहते हैं, ठीक है। और सोर्स टर्म जिस इक्वेशन में होती है उसे हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया था कि अंदर एक ऑपरेटर है और बाहर इसी ऑपरेटर का इनवर्स है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे हम, ठीक है, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफिकेशन का तरीका ये होता है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके दिया था, ठीक है, कि क्या आएगा जी, इसका रिजल्ट आएगा u x कॉमा वाई माइनस u 0 कॉमा वाई, ठीक है, प्लस इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं लिहाजा इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू एल एक्स इनवर्स 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम वहाँ भेज देंगे राइट पे। u को आइसोलेट करना होता है, मैं बारहा बता चुका हूँ आप लोगों को कि हमें u चूँकि अननोन फंक्शन है इसको आइसोलेट करना होता है। अच्छा, u 0,0 को मैं वहाँ लेके जाऊँगा, लेकिन इसकी ज़रूरत इस वक्त इसलिए नहीं है कि इसकी वैल्यू है 0, ठीक है, u 0,x की। तो u एट x इज इक्वल टू 0 एट एनी y इज 0, लिहाजा ये तो पूरा 0 है, तो इसको उधर लेके जाएं तो क्या फ़ायदा, ठीक है, ये 0 है, वहाँ जाके भी 0, तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो बचा क्या जी, अच्छा जी, साथ में ये चीज़ भी लिखना हम भूल गए हैं, माइनस एल एक्स इनवर्स एल वाई। अच्छा, इसको हम इसलिए सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं कि अंदर एल वाई है और बाहर एल एक्स का इनवर्स है, ठीक है, तो ये हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, इस स्टेज पे नहीं कर सकते। अच्छा, एल एक्स इनवर्स का मतलब ये है कि जी हमें इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट क्या होगी 0 से एक्स, और किसको इंटीग्रेट करना है 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 3x क्यूब वाई स्क्वायर डी एक्स। यही मतलब है एल एक्स इनवर्स का, माइनस एल एक्स इनवर्स। अच्छा, अभी तक हमने कोई भी ऐसी बात नहीं की है जो मॉडिफाइड एडोमियन डिकम्पोजिशन से जिसका कोई ताल्लुक हो, अभी कोई स्टेप हमने नहीं किया, अभी आगे आएगा कि क्या चेंजिंग आई है, ठीक है। यू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, अच्छा इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, y और 3 इसमें कांस्टेंट है, वाई क्यूब भी कांस्टेंट 3 भी कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब ओवर 3, तो जो ओवर 3 होगा वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 3x की पावर 4 वाई स्क्वायर ओवर 4, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, माइनस एल एक्स इनवर्स एल वाई यू। अच्छा, इस स्टेज पे पहुंच के हम एक काम करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड में हम जो हमारा अननोन फंक्शन होता है u, ठीक है, उसको हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग द डिकम्पोजिशन सीरीज, ठीक है। द अननोन फंक्शन u इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं जी, कि जो u होता है x कॉमा वाई, इसको हम लिखते हैं समेशन n रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी u सब n ऑफ एक्स वाई, ऐसे। अगर इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आएगा u नॉट, ठीक है, n की जगह 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह और सम करते जाएंगे, ठीक है। n की जगह 1 आएगा तो ये u1 हो जाएगा x कॉमा वाई,
प्लस फिर ये 2 आएगा x कॉमा वाई प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन सीरीज है जो हम डिफाइन करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसे हम दे देंगे जी इक्वेशन स्टेरिक। अच्छा, आपको याद होगा जो बिल्कुल क्लासिकल एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड के जो स्टेप्स हैं वो ये है कि हम, ये हमारा अननोन फंक्शन है, अननोन फंक्शन जो हमें मालूम करना है। ठीक है, और ये जो सीरीज़ है इसे हम डिकम्पोजिशन सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन सीरीज़ है। और आप चेक कर सकते हैं इसके ये कंपोनेंट्स हैं, ये u0, u1, u2, ये हमें मालूम करना होता है। तो हमारा मकसद ये होता है कि u0, u1, u2, u3 ये फाइंड कर दें, हम इधर पुट कर दें तो हमारा अननोन फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये u1, u0 ये फाइंड करना है। ये u0, u1 फाइंड करने के जो तरीका है वो ये कि हम एक रिकर्सिव रिलेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन पहले हम एक काम करेंगे, इसको पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, ये आपको पता है। ठीक है, तो u x y को हमने आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद क्या आया, x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x की पावर 4 वाई स्क्वायर ओवर 4 माइनस एल एक्स इनवर्स एल वाई यू। अच्छा, ये कोई नया स्टेप नहीं है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मैं पेजेस पे काम कर रहा हूँ, मुझे आपको दिखाना हो तो इसलिए मैंने लिख दिया है। मैंने ये जो हमने यू को अलग किया था ना, मैंने इसे दोबारा उस पेज पे लिख दिया है। अब इस यू को मैं लिखूँगा किस तरह से, इस यू को अगर मैं समेशन की शक्ल में लिखूँगा तो लिखूँगा लाइक दिस, मैंने पुट कर दिया इसकी जगह जो डिकम्पोजिशन सीरीज थी। ठीक है, माइनस एल एक्स इनवर्स एल वाई, और यू की जगह मैं लिखूँगा समेशन एन रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी यू एन एक्स कॉमा वाई। ठीक है, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। अब इसको आप एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के बाद ये क्या बनेगा, यू नॉट एक्स कॉमा वाई प्लस u1 एक्स कॉमा वाई प्लस u2 एक्स कॉमा वाई प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, प्लस 3x की पावर 4 वाई स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, और माइनस ये मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, एल एक्स इनवर्स एल वाई, और ब्रैकेट में क्या आएगा जी, इसी तरह यू नॉट प्लस u1 प्लस u2 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम यू नॉट निकालते हैं, वो आपको आता है तरीका कि जो इन्वर्स ऑपरेटर होता है, ये जो यहाँ पे आपको इन्वर्स ऑपरेटर नज़र आ रहा है ना, ये एल एक्स इन्वर्स, इसके अलावा जो भी है ये, इसको हम यू नॉट कहते हैं, ये हमारा यू नॉट है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x की पावर 4 वाई स्क्वायर ओवर 4। अच्छा जी, अब यहाँ से एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो शुरू होती है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो u नॉट एक्स वाई आया ना, अगर आप चेक करें तो इसका नाम मैं रख इस, ठीक है, इसको मैं कहूँगा f1, इसे कहूँगा मैं f2। क्या मतलब कि जो u नॉट है उसकी दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो u नॉट की दो टर्म्स हैं, तो एक को मैंने f1 कह दिया। ठीक है, ये f1 है। ठीक है, f1 का मतलब ये होगा कि इसको जब मैं भी लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो u नॉट की कितनी टर्म्स हैं, 2, एक को f1 कह दिया, एक को f2 कह दिया हमने। ठीक है, अच्छा अगर फर्ज करें सपोज u नॉट has one term, then
we cannot use modified एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपने इसे नोट करना है। यू नॉट में अगर एक टर्म आ गई है फिर एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड की जो मॉडिफाइड फॉर्म है ये हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो ये नोट है, ठीक है, ये आखिर में हम समराइज भी करेंगे। अच्छा, तो करना आपने क्या है कि जो यू नॉट आ गया उसमें अगर 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो आपने क्या करना है, आपने 2 फंक्शन बनाने हैं। एक का नाम f1 रखना है, दूसरे का नाम f2 रखना है, ठीक है। 2 से ज़्यादा नहीं बनाने, एक बात याद रखिएगा। अगर इसमें 5 टर्म्स होती तो हम क्या करते, एक टर्म को हम f1 कह देते और बाकी 4 को हम क्या कह देते, f2, ठीक है, ये याद रखना है आपने। अच्छा जी, तो अब हम इसे कहेंगे, इसको हम कह देते हैं लेट, ये f1 है और चूंकि ये एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ एक्स वाई भी लिख दिया। यहां से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है, क्योंकि एक का नाम f1 रख दिया, एक टर्म का नाम f2 रख दिया, तो जो f1 है उसके अंदर x और y है, तो लिहाजा मैंने लिख दिया f1 इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और f2 भी जो है वो फंक्शन है किसका, x और y का, और ये क्या बन गया 3x⁴y²। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ जो हम लिखना चाहेंगे वो क्या है कि हम दर हकीकत क्या करते हैं, हम स्प्लिट करते हैं। और स्प्लिट किसको करते हैं जी, ये f1 और f2 को, ठीक है, सॉरी यू नॉट को 2 पार्ट्स में हम स्प्लिट करते हैं। एक का नाम f1 रख देते हैं, दूसरे का नाम f2 रख देते हैं, ठीक है। और एक बात आपने याद रखनी है, वो मैं भी आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, कि जो f1 होता है, ठीक है, उसमें हमेशा याद रखिएगा f2 में हमेशा एक टर्म होगी, ठीक है, और f1 में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ एक और टर्म होती, ठीक है, एक और टर्म होती तो कितने टर्म हो गए, 1 2 3, तो इस दरम्यान वाले को मैंने f2 का, बाकी 2 को हम क्या कह देते हैं, f1, ठीक है। तो फिर वक्त 2 टर्म्स थी तो एक को f1 कह दिया, एक को f2 कह दिया। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि सर किसको f1 कहें, किसको f2 कहें। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये इसका कोई तरीका नहीं है या कोई ऐसा मेथड नहीं है, कोई वे नहीं है कि हम बता सके आपको कि ये f1 है और ये f2 है, ठीक है। अच्छा, पहले प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं। तो हमने जो u नॉट है उसके 2 हिस्से बनाए, ठीक है, और जब 2 हिस्सों में हमने उसे डिवाइड किया तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो सबसे हमने क्या किया, स्प्लिट u नॉट, ठीक है, हमने स्प्लिट कर दिया u नॉट एक्स वाई को, ठीक है, हो गया स्प्लिट, ठीक है। तो एक हमें मिल गया f1 और एक हमें मिल गया f2। अब मैंने आपको शुरू में ही क्या बताया था, ये f2 के नीचे 4 भी है, ठीक है, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी और वो बात ये थी कि यहाँ इसके नीचे 4 है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में ही एक बात बताई थी और वो बात ये थी कि जो f1 और f2 हैं, ठीक है, ये हमें मिले हैं u नॉट से स्प्लिट करके। और जो बात हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि हम असल में मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन में इंट्रोड्यूस करते हैं अ स्लाइट वेरिएशन टू द रिकर्सिव रिलेशन। अब वो वेरिएशन हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, देखें, जो u नॉट आपको मिला था उसके आपने 2 हिस्से बनाए, एक हिस्से को f1 कहा, एक को f2 कहा। अब आप इस u नॉट को भूल जाएं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि हम एक न्यू वेरिएशन डिफाइन करेंगे, ठीक है, न्यू जिसको कहते हैं मॉडिफाइड रिकर्सिव रिलेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। नाउ वी डिफाइंड या नाउ वी इंट्रोड्यूस मॉडिफाइड रिकर्सिव रिलेशन। वो मॉडिफाइड रिकर्सिव रिलेशन क्या है, गौर से सुनिएगा।
ये जो F1 है, ये F1, इसको हम कहेंगे F1 को U0। अब वो वाला U0 नहीं चलेगा, ठीक है। ये आपका जो U0 है, ये अब U0 नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नया U0 आएगा, और जो नया U0 होगा, जो न्यू U0 होगा, मॉडिफाइड U0, वो असल में होगा F1। तो U0 XY इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ हम और भी देख लेते हैं, ठीक है। जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड मेथड में, एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड में, कि इसको हम कह देते हैं U0, और फिर ये U1 U2 U3, इसके लिए हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, UK+1 इज इक्वल टू, इसको तो आप भूल जाएं, ये लेकिन इस पूरे को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? अगर आप लोगों को पुराना लेक्चर याद हो, इसके लिए हम लिखते हैं UK+1। ये तो हम यूज़ कर चुके हैं, लिहाजा इसे तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। बाकी क्या बचा जी? माइनस LX इनवर्स LY, और इस पूरे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अगर आप लोगों को याद हो, UK, ठीक है, इस तरह से। और K की वैल्यू हम कहा लेते हैं 0 या 0 से बड़ी। ये U0 है और ये आपका UK+1 है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड या क्लासिकल एडोमियन डिकम्पोजिशन में हम रिकर्सिव रिलेशन ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये रिकर्सिव रिलेशन है, ये U0 है और UK+1 है, इन दोनों को मिला के हम रिकर्सिव रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, ये रिकर्सिव रिलेशन है, इसको इनिशियल कंडीशन कहते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ खैर नहीं जा रहे हैं। तो ये रिकर्सिव रिलेशन आप ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, ऐसे। अब मॉडिफाइड में कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मॉडिफाइड में मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। मॉडिफाइड में को एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले U1 निकालेंगे, ठीक है। U1 यहाँ से, ठीक है। भले आप काम पुराने वाले जो रिकर्सिव रिलेशन है, यहाँ से U1 निकालें, ठीक है। रफ वर्क में चाहे निकाल लें आप, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं, मैं ये U1 निकालते हैं यहाँ से। U1 कैसे आएगा? K की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? U1 इज इक्वल टू माइनस LX इनवर्स LY, K की जगह हमने 0 पुट किया है तो ये हो जाएगा U0। ये U1 है, ठीक है। तो जो मॉडिफाइड एडोमियन डिकम्पोजिशन है, उसमें हम U0 के दो हिस्से बनाते हैं, एक को F1 कहते हैं, एक को F2 कहते हैं। F1 जो हमारा होता है, ये हमारा नया U0 होता है, ठीक है। U0 आपको याद है, इसे हम क्या कहते थे जी? ये 0th कॉम्पोनेंट है ऑफ डिकम्पोजिशन सीरीज, और इसमें हमने वेरिएशन क्या कर दिए कि पहले ये x³ + y³ प्लस इसके बराबर था, इसका नाम मैंने F1 रखा, इसका नाम F2 रखा, और इसी को हमने क्या कह दिया? U0, ठीक है। तो ये हमने U0 कह दिया इसको, ये रहा। फिर हमने एक रिकर्सिव रिलेशन डिफाइन किया, जो हम क्लासिकल तरीके से करते हैं, ठीक है। ये वाला, ये तो पुराना तरीका है रिकर्सिव रिलेशन डिफाइन करने का। यहाँ से हमने U1 निकाल लिया, ठीक है। तो U1 हमारे पास आ गया है। अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ जो हमने पुराने तरीके से निकाला है, माइनस LX इनवर्स LY U0, ठीक है। ये आपने U1 निकाल लिया है। इस U1 के अंदर आपने राइट हैंड साइड पे F2 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो U1 हमारा क्या होगा जी? U1 x, y इज इक्वल टू, इसमें क्या ऐड करना है? F2। ये मॉडिफाइड रिकर्सिव रिलेशन ऐसे होता है, ठीक है। U0 हमेशा F1 होता है। U1 क्या होता है? U1 को आप पहले निकालेंगे इस तरह से पुराने तरीके से, और फिर इसमें F2 को ऐड कर देंगे। तो U1 होगा माइनस LX इनवर्स LY U0 प्लस, ये मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि प्रोमिनेंट हो, प्लस F2। ये F2 आपने ऐड कर देना है, ठीक है। ये वो स्लाइट वेरिएशन है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। U1 x, y
अब हम इसको लिख देते हैं, f2 की वैल्यू क्या है ये रही, तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ 3x⁴ y² ये मैंने प्लस कर दिया, और ये बाकी एज इट इज माइनस LX इनवर्स LY u0। ठीक है, अब आप यहां से निकालें जी u1। अच्छा जी, u1 निकाले, क्या आएगा 3x⁴ y² माइनस LX इनवर्स LY u0। u0 क्या है जी, u0 ये रहा, ये पुट कर दें, LY u0 क्या है जी x³ y³। अब LY का सबको पता है कि LY का मतलब ये है कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है y के रिस्पेक्ट से, तो क्या आएगा बताएं, 3x⁴ y² माइनस LX इनवर्स, इसका मतलब है कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है y के रिस्पेक्ट से, तो x³ कांस्टेंट होगा और बाकी रह जाएगा 3y²। ठीक है, जब हम डेरिवेटिव लेंगे। अब LX इनवर्स का क्या मतलब है कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बताएं, और इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट से करना है तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट होंगी, 3x⁴ y² माइनस, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा 3 भी कांस्टेंट है, y² भी कांस्टेंट है, तो x³ का जो होता है वो x⁴/4 होता है, तो यह आएगा 3x⁴ y²/4। हाँ, एक मिस्टेक की हमने, ये 4 है, ठीक है, 2 पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया, ये 4 है। अब आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो गए हैं, ठीक है, और यहां से u1 की जो वैल्यू आई है वो आई है 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो याद रखें मेरी बात, हमेशा जो वेरिएशन आती है वो आती है रिकर्सिव रिलेशन में। u0 आप हमेशा सपोज करेंगे f1 को, फिर आप u1 निकालेंगे इस वाले रिलेशन से, ये जो रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ ये माइनस जो पुराना हमारा मेथड है, स्टैंडर्ड तरीका है डिकम्पोजिशन सीरीज़ का, ठीक है, एडोपियन डिकम्पोजिशन मेथड का, वो आपने यहाँ से u1 निकाल लेना है, उस u1 के अंदर आपने f2 ऐड कर देना है, ये आपका होगा u1। अब u0 भी आ गया, u1 भी आ गया, u2 u3 ये, इसके लिए रिकर्सिव रिलेशन क्या होगा, ठीक है, रिकर्सिव रिलेशन ये होगा उनके लिए, अच्छा वो लिख देते हैं रिकर्सिव रिलेशन, ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ कि u0 क्या आया है, u1 क्या आया है। u0 हमने f1 को कह दिया था और f1 की वैल्यू है x³ y³, u1 क्या आ गया 0। अच्छा, ये बात आपको पता है कि अगर u1 0 आ गया तो ये मैं आपको बहुत तफसील से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि u1 अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है u2 u3 u4 ये सब के सब क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है, वो सब के सब 0 हो जाएंगे, u2 भी 0 हो जाएगा, u3 भी 0 हो जाएगा, u4 भी 0 हो जाएगा, ये सब के सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलें, ये अब इस बात को जो मैंने कहा है ना कि सब 0 हो जाएंगे, इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ ये कर सकते हैं कि जो हमने रिकर्सिव रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है, UK+1 ये रहा, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ये UK+1 इज इक्वल टू माइनस LX इनवर्स LY UK। अच्छा, अब बड़े गौर से सुनिएगा कि क्या क्या चेंजिंग आती है। u0 में जो f1 होता है और f2, दो हिस्से मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को f1 का एक को f2 का। ये जो f1 है ये हमारा नया u0 होता है, ठीक है, पहली वेरिएशन। दूसरी वेरिएशन ये है कि फिर हम जो रिकर्सिव रिलेशन डिफाइन करते हैं क्लासिकल मेथड से, वो पुराने तरीके से रिकर्सिव रिलेशन जो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, मैं उस रिकर्सिव रिलेशन की बात कर रहा हूँ जो हमने पुराने तरीके से डिफाइन किया हुआ है, वो ये रहा। और आपको पता है कि कैसे डिफाइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है UK+1 और राइट हैंड साइड पे होता है UK, ठीक है, ये k की वैल्यू 0 से शुरू होती है, इसमें हमने k की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ से k की वैल्यू हमने 0 पुट की
और हमने क्या निकाल लिया u1, के की जगह 0 पुट करें, 0 + 1 u1 माइनस LX इनवर्स Ly और ये u0। ठीक है, ये जो u1 आया है ना, इस u1 के अंदर हम क्या करते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, इसमें हम F2 ऐड कर देते हैं। अब ये हमारा u1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा u1 होता है जिसे हमने यहाँ लिख दिया है। देखें ये हमारा u0 है, नया वाला मॉडिफाइड u0। ये हमारा मॉडिफाइड u1 है जिसमें हमने F2 ऐड कर दिया है। ठीक है, और इसे जब हमने कैलकुलेट किया तो ये 0 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने खुद क्या काम करना है, आपने जब दो हिस्सों में डिवाइड किया, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, ये u0 आ गया, u1 आ गया। अब जो आपका पुराना रिकर्सिव रिलेशन है ये हम दोबारा लिखेंगे। इसमें क्या चेंजिंग आएगी, u0 चेंज आएगा, u1 चेंज आएगा। इसमें क्या चेंजिंग आएगी, इसमें जो चेंजिंग आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रिकर्सिव रिलेशन है, u0 भी आ चुका है, u1 भी आ चुका है। सिर्फ ये चेंज आएगी कि पुराने में k 0 से स्टार्ट होता था, अब k की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से। ठीक है, k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। क्यों, क्योंकि अगर मैं k की जगह यहाँ पुट करूँ 1, तो 1 + 1 क्या होता है u2, तो हमें u2 मिल जाएगा। अगर मैं k को 0 से स्टार्ट करूँ तो क्या मसला आएगा, मसला ये आएगा कि जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 1 इज़ u1, और u1 आपका इसके बराबर आ जाएगा, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि u1 का तो तरीका ही यही है कि आप पहले यहाँ से u1 निकालेंगे और फिर उसमें F2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो u0 और u1 आ चुके हैं, लिहाजा अब मैं k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अच्छा अब k की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा u2 माइनस LX इनवर्स Ly, यहाँ आ जाएगा u1। अब u1 खुद क्या है 0, तो ये 0 पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे 0, उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि Ly का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव x के y के रिस्पेक्ट से लेना है, LX इनवर्स का मतलब है कि इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट से। तो ये डेरिवेटिव ले रहे हैं और हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं 0 की, तो 0 ही आएगा, तो u2 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से u3 निकालूंगा तो k की जगह मुझे 2 पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा u3 माइनस LX इनवर्स Ly, और जब मैं 2 पुट, ये u2, अब u2 की अपनी वैल्यू 0 है, ये इन सबको 0 कर देगा और u3 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरह u4, ये 5, u6 ये सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इन ये सारे u2, u3 ये सब 0 हैं। ठीक है, इसको मैथमेटिशियन कैसे लिखता है, मैथमेटिशियन इसे यूँ लिखता है, u k + 1 = 0। ठीक है, और आगे लिख देता है कि k इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। k की वैल्यू आपने बड़े ध्यान से डालनी है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ आप k की वैल्यू 1 लिख देते हैं, तो 1 लिखते हैं तो यहाँ देखें u1 यहाँ लिखेंगे, तो ये k की जगह में 1 पुट करूंगा तो ये u2 हो जाएगा, तो u2 भी 0 है। फिर k की जगह 2 पुट करूंगा, u3 वो भी 0 है, तो ये सब 0 है। ठीक है, तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनली मैं ये लिख सकता हूँ कि u0 इज व्हाट, x³ y³। अच्छा ये मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है। ठीक है, u1 कितना आ गया जी, 0। तो आप देखिए मैंने सिर्फ u0 निकाला है और u1 निकाला है, यानी मैंने 2 आइट्रेशनें की हैं। ठीक है, u0 निकाला है, u1, u2 तो निकाला ही नहीं, u3 भी नहीं निकाला, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अगर u1 0 है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, प्रूफ के लिए आपके लिए किया हुआ है। ठीक है, एक बात मुझे पता चल गई थी कि अगर मैंने u1 मेरा 0 हो गया तो u2, u3, u4 ये सब के सब क्या हो जाएंगे 0। और इस बात को हम कैसे लिखेंगे कि uk + 1 x, y = 0 व्हेन k इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो ये आपने देखा कि मैंने क्या निकाला, सिर्फ u0 और u1, यानी मैंने सिर्फ 2 आइट्रेशनें यूज़ की और मेरा सोल्यूशन आ गया। तो मेरा सोल्यूशन ज़रा जल्दी आ गया, जो वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेशन है वो रिड्यूस हो गई है। ठीक है, अच्छा कैसे रिड्यूस हो गई है, रिड्यूस इस तरह हो गई, तो समझाने में ज़रा टाइम लग गया। अगर आप देखें तो मैंने वैल्यू किसकी निकाली है, सिर्फ वैल्यू मैंने सिर्फ u0 और u1 की निकाली है, न u2 निकाला, न u3, न u4। क्यों, क्योंकि u1 मेरा 0 हो गया था और u1 के 0 होने की वजह से सारी चीज़ें 0 हो गई थी। अब आप एक काम करें, मैंने इसको f1 लिया, इसको f2 लिया, आप इसको इनको स्विच कर लें, यानी इसको f2 कह दें, इसको f1 कह दें, तो हो सकता है कि वो वर्क ना करे, सही से वर्क ना करे का मतलब ये है
कि हो सकता है कि हमें 2 आइट्रेशनों के बजाय 3 आइट्रेशन ही करनी पड़े, 4 करनी पड़े, ठीक है। तो ये पता नहीं चलता कि F1 किसको कहा जाए, ये ट्रायल बेसिस पर होता है, ठीक है। किसी को F1 कह दें, F2 कह दें, ठीक है। अगर उसमें आप कामयाब हो गए तो फिर आपने क्या करना है, फिर तो ठीक है, वरना फिर आप इनको स्विच कर लें, ठीक है। और कोई तरीका नहीं होता इसका। बहरहाल क्योंकि ये रिसर्च का टॉपिक है तो ये जब करने होते हैं ना तो आपके पास बड़ा टाइम होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास हो गया जी, U0 भी आ गया, U1 भी आ गया, और बाकी तो जितने U3, U4, U5, U6 अप टू U इन्फिनिटी वो सारे ज़ीरो हैं, उनको हमने U लिख दिया। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। सिंस U हमारा क्या था जी, UXY हमने डिफाइन किया था U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे U2 U3 देखिए, सॉरी ये यहाँ पे U0 में भूल गया हूँ, ये U0 है, ये U1 है, ये U2 है, ठीक है। ये U1 U2 और ये प्लस U3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सब के सब क्या हो गए, U1 भी ज़ीरो, U2 U3 सब ज़ीरो हो गए, तो सिर्फ आपका U0 बचा। तो यही आपका क्या है, असल में सॉल्यूशन है। ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकला है, ठीक है। तो क्या हमने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट हमने ये निकाला कि नंबर 1 जो कंक्लूजन निकाला है हमने, ठीक है, बल्कि कंक्लूजन्स देख लें। नंबर 1, वी इंट्रोड्यूस slight variation in recursive relation, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है, उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेशन है इज़ रिड्यूस्ड, यानी मुझे U2 U3 ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसकी वजह ये थी कि U1 ज़ीरो हो गया था, U1 के ज़ीरो की होने की वजह से बाकी U2 U3 U4 ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेशन जो है इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। ये आपने याद रखनी है ये चीज़ें कि जो वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेशन है वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, अगली जो एक, अब इसका इस तरह देख लें कि इससे तो हमने ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक आपने याद रखनी है ये बात, ठीक है। इफ U0 consists of one term only, the standard decomposition method should be used in this case, ठीक है। ये 3 बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे मॉडिफाइड एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड से, और उसमें मज़ीद देखेंगे कि जी इसको कुछ और पॉइंट्स में इसमें इंशाल्लाह ताला ऐड करूँगा, या इन्हीं पॉइंट को फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।